ठीक है, तो हमारा जो था लास्ट वाला केस था, दोबारा करवा देता हूँ। वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट है जो, ठीक है, आराम से कर लेंगे, कल लास्ट में जल्दी जल्दी कर दिया था, आराम से। इसकी हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले वही काम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर को डिसोसिएट। तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, KW। ठीक है, उसके बाद हमारा कोई वीक सोल्ट मान लो, कौन सा हमारा CH3COONH4। अगर ये है तो एक बात बताओ, CH3COO माइनस किसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, H प्लस को, मतलब जो इससे H प्लस आए, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, CH3COOH। अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है तो इसके अंदर एसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K। ठीक है, और यही NH4 प्लस आएगा तो वो किसको पकड़ लेगा, OH नेगेटिव को। ठीक है, तो वो क्या बना देगा, NH4OH। अगर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होता है तो इसका एसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/Kb। ठीक है, अब अगर मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो मेरा क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O। ठीक है, वो मुझे क्या देगा, देखो क्या क्या कट जाएगा इसके अंदर, ये 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 कटेगा, तो मेरा बनेगा क्या, CH3COOH प्लस NH4OH। तो अब इसके अंदर अगर मैं देखूं, इसके लिए अगर मैं KH लिखना चाहूं तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सोल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इनके साथ रिएक्शन ही हो रही है इनडायरेक्टली। तो मेरा KH क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/K इंटू KB, और ऊपर क्या आ जाएगा, KW। तो KH मेरा बन जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात। अब मेरा मान लो स्टार्टिंग में था C, ये था C, तो ये कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो ये मेरा क्या बनेगा, C माइनस CH। अल्फा की जगह बस हम H यूज कर लेते हैं, पता ही है वो तो ये क्या बनेगा, C माइनस CH, ये क्या बनेगा CH, और ये कितना बनेगा CH। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं KH लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH, यही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा सारा, ठीक है, ये सारे कट जाएंगे, तो बाहर कॉमन लेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, H/1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है मुझे पीएच निकालनी है, तो मेरे इस जो इक्वेशन है उसके अंदर तो मुझे H प्लस या OH नेगेटिव नहीं दिख रहे, जैसे पिछले में दिखते थे, या किसी में H प्लस आ जाता था, किसी में OH। तो बस कुछ भी नहीं करना, अब हम एक इक्वेशन उठा लेंगे कोई भी, मान लो हमने एसिड वाली उठा ली, कोई भी उठा सकते हैं, एसिड वाला आसान है। ठीक है, तो मान लो मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, बस वैल्यूज पुट करनी है, अब कुछ भी नहीं करना। अब मैंने मान लो ये वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली, तो मेरी क्या बन गई, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये मुझे क्या देता है, CH3COOH, ये देता है, इसका क्या था मेरा 1/K। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 1/K की वैल्यू लिखूं तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ध्यान से देखना, सिंपल है, एंड में तो फॉर्मूला ही ध्यान रखना, CH3COO माइनस इंटू H प्लस, ये बन जाएगा। अब अगर मैं H प्लस को उधर ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, K इंटू CH3COOH डिवाइड बाय CH3COO माइनस, यही बनेगा, यही है ना। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, CH3COH की CH, तो मेरा क्या बन जाएगा, K इंटू CH, और इसकी कितनी है, C माइनस CH। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K, C से C ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, H अपॉन 1 माइनस H, ये बन जाएगा। ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, इतनी। अब मैंने यहाँ पर अभी प्रूव किया था कि मेरी KH की वैल्यू है ये, तो मैं अंडर रूट KH को ये लिख सकता हूँ, H/1 माइनस H लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ, रूट KH, तो मेरा क्या बन जाएगा, K इंटू रूट KH। ठीक है, रूट KH की वैल्यू क्या निकाली है हमने, ये तो मैं पुट कर सकता हूँ, क्या बन जाएगा, KW बाई K इंटू KB। अब इसको अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा मेरा, KW इंटू K बाई KB। ठीक है, इसका अंडर रूट, ये मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अब बस दोनों तरफ माइनस लोग ले लो, तो माइनस लोग लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, PH इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, PKW
प्लस पी के ए माइनस पी के बी, बस इतना ही था। जुबिन लॉग का क्या करना है देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस लॉग लेता हूँ, यहाँ पर भी लॉग लेता हूँ, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, पावर होती है। माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के क्या होता है, पी के, ठीक है। और क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 1/kb, तो मेरा केबी ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस लॉग केबी, तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पी केबी। सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तुम कब से करते हुए आ रहे हो। तो हम एक टेबल बना लेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी वो गिवन है, ठीक है, जिसकी एलसीएम में सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब टेबल बना लो, इधर सेक्शन बना लो, सोल्ट का टाइप है, ठीक है, ये मेरा सोल्ट है, ये मेरा H होगा, ये मेरा KH होगा, और यहाँ पे मेरा pH का फॉर्मूला होगा, ठीक है। एंड में तुम्हारा यही काम आना है, ठीक है। कैसे तो मान लो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे बता दो क्या उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, नो, तो नो, यहाँ पे क्या होगा, नो, तो यहाँ पर क्या होगा, 7, ठीक है। उसके बाद बात आती है मेरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की, तो उसकी H की वैल्यू मेरी क्या आई थी, अंडर रूट KH/C, यही थी, यही थी, ठीक है। जब हमने वो किया था, नेग्लेक्शन किया था, क्योंकि नेग्लेक्शन के बिना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। KH की वैल्यू क्या आई थी, KW/K, ये आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीएच की, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बना था, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला मेरा बना था 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C, यही हुआ था। अब मैं बात करता हूं वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके लिए H का फॉर्मूला क्या बना था, अंडर रूट KH/C, ठीक है। KH की वैल्यू क्या आई थी, KW/KB, ठीक है। और पीएच का फॉर्मूला क्या बना था, 1/2 PKW, ठीक है, टिप्स पे हो जाना चाहिए, माइनस PKB माइनस log C, ठीक है। और अगर मैं वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात करूं, तो वहां पर मेरा जो फॉर्मूला बना है वो बना है H/1 माइनस H इज इक्वल टू क्या बना था, रूट KH, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KW/K इंटू KB, ये आई थी। और पीएच का फॉर्मूला क्या बन गया था, 1/2 PKW माइनस PKB प्लस PKA, एक ही बात है वैसे तो, उसको आगे लिख लो चाहे, ठीक है। बाकी अगर इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा फिर भरा भरा सा पेज लगता है। यहाँ पे KW की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, KW/K इंटू C, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो KW/KB इंटू C। यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, अगर मैं H इसको नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, H को विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, अगर नेग्लेक्शन लेता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये कब एप्लीकेबल है, जब H की वैल्यू बहुत कम है 1 से, लेकिन इसके अंदर हमने कोई एजम्पशन नहीं ली थी, ठीक है। इसमें हमने फिर भी ले ली, इतना ये यूज भी नहीं होगा। बाकी पर जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है वहां पर हमने कोई एजम्पशन नहीं ली थी, तो ये हर जगह वैलिड हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस इसके अंदर हमने एजम्पशन ली थी, यहाँ पर तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रीजन क्या है, कोई बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर WA मतलब इस वाले के केस में मेरा C वाली टर्म ही नहीं कोई आ रही, कहीं नहीं आ रही, तो कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करती। उसके बाद एक और चीज ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काम आ सकती है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, ये वाली चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरा H है, ठीक है, जो H है वो KB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और यहाँ पर H जो है वो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड, उसका K ज्यादा होगा, ठीक है,
उसका के ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम। मतलब क्या हो गया, वही बात हो गई, अगर कोई वीक सा बंदा आता है वाटर उसको लपेटे में ले लेता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग आ जाता है वो उसका उतना लपेटे में नहीं ले पाता। तो वैसे ही जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्जुगेट एसिड आ रहा है, ठीक है, अगर केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। ये वाली चीज काम आएगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन दे देता हूं, मान लो मेरा NH4 या ऐसे CH3COO NH4 है, ठीक है, ये है, मैंने तुम्हें दे दिया, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर, ठीक है, मैं assumption में कुछ भी दे रहा हूं। तो अगर मैं बोल दूं इसकी pH होगी H, ठीक है, मान लो X मान लो, तो इसकी pH क्या होगी, तो आंसर क्या होगा X। क्यों, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, इस सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको पहचानना है, ये वीक और वीक से तो नहीं आ रहा, तो ये नहीं सोल्व करने बैठ जाओ, देखा भाई जल्दी क्वेश्चन ढूंढो कौन सा न्यूमेरिकल ये लगाना होगा शायद, ऐसे मत करने लग जाना। जहां पर अगर तुम्हें दिख जाए वीक वाला क्वेश्चन है तो वहां पे कुछ भी नहीं सोचना, जो इसकी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो नोट बना के लिख लो H के बारे में जनरली, H does not depend on concentration, H does not depend on concentration, H does not depend upon concentration for weak acid and weak base salt, for weak acid and weak base salt। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए, ज्यादा नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ध्यान रखना, हमारे जो सारे फॉर्मूलेस थे ये अजम्पशन वाले थे, और तुम्हारे लेवल पर मेंस और नीट पर तो इसके अलावा बाहर वाला नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में वो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आ सकता है, आता नहीं है, आ सकता है, जिसके अंदर हमारे ये अजम्पशन वैलिड ना हो रही हो, तो वहां पर बेसिक पे जाएंगे। बेसिक का हमारा फॉर्मूला क्या बना था, CH2/C1 - H वाला, ठीक है, तो वहां पर हम वहां से H की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा, वैल्यूज पुट नहीं करेंगे लेकिन समझ लेना, ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा तुम भी ना करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो एक, ज्यादातर तुम नीट वाले हो ना, तो तुम्हें तो वैसे भी इतना उसकी जरूरत नहीं है, और मेंस में भी नहीं होती, एडवांस में जरूरत होती है बस उसकी। क्वेश्चन लिख लो, 0.25 मोलर 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ pyridinium क्लोराइड, फॉर्मूला पता है, pyridine के साथ H लगा दो प्लस Cl-, ठीक है, was found to have a pH of 2.75, was found to have a pH of 2.75. What is the value of Kb? What is the value of Kb for pyridine? What is the value of Kb for pyridine? पहले ये बता दो ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओ, वहां से तुम्हें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है Kb, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, मैं तुम्हें pH निकलवाऊंगा ना, तुम दौड़ दौड़ के आंसर दोगे वैल्यू पुट करके, तो ये बस एक हमने उल्टा क्वेश्चन ले लिया थोड़ा सा। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, 10 to the power 0.9 की वैल्यू 8 ले लेना, 0.9, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, मेरा pH का क्या होता है, या ये ले लो 7 - 1/2, थोड़ा आसान लगेगा इससे करने में, pK कौन सा, ये pyridinium है ना, तो बेस वाला pKb प्लस log C, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा OH, ये आएगा। तो बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। मैंने तुम्हें वैल्यू क्या गिवन थी, pH की दी थी, उसको pOH करना चाहिए ना, pOH कर लो, फिर तुम्हारा आंसर कैसे आ गया, हाँ ये तो pH वाला ही है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, pH तो है, वहां पर हमने कन्वर्ट कर तो लिया था। तो बस यहाँ पे क्या करना है, 2.75 है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, मैं नहीं करवा रहा, एंड में बता देता हूँ तुम्हारा pKb क्या है, ठीक है, तो Kb क्या हो जाएगा 10⁻⁻9.1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻10 + 0.9, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू 10⁻⁹9, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 10⁻। वैल्यू दी पुट करनी थी, ये वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है और ये भी तुम्हें गिवन ही है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना था, इसलिए मैं सोल्व भी नहीं कर रहा। ये यहां से बता देता हूँ, यहां से अगर तुम्हें मतलब पेपर में गिवन होगा, बाकी पी के भी देखो, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है 2.75 है ना, ठीक है, ये 7 है, इसकी वैल्यू क्या है लोग 0.25 था ना, तो 1/4 हो गया, ठीक है, बस इसको सोल्व करना, कुछ भी नहीं है, पीके भी आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या लगा सकते हैं, एंटी लोग लेना होता है ना, तो 10⁻⁻⁻9.1 लिख सकते हैं, -9.1 को लिख सकते हैं -10.9, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, इसको ओपन कर दो, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁹9, पॉइंट इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें दे दिया, तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, मेरे 3 एसिड्स है, ठीक है, HA, HB, HC, ठीक है, और उनके मुझे Ka की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻5, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻9। अब मैंने तुमसे पूछा हमारे पास 3 एक्वस सॉल्यूशन है, 3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसके, हमारे NaH, Na, Na-B और Na-C, मतलब हमने सोल्ट्स बना दिए उसके, ठीक है, वीक एसिड्स के। अब तुम्हें करना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मैंने तुम्हें उनके एसिड्स की के की वैल्यू दे दी है, और मेरे पास ये 3 सोल्ट्स है, इन 3 सोल्ट्स का तुम्हें एच का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है और पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये कंसेप्चुअल वाली बात आ गई, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले से नहीं होगा। एच का क्या हो जाएगा, रीजन जितना के की वैल्यू ज्यादा उतना हाइड्रोलिसिस की कांस्टेंट की वैल्यू कम, तो ये वाला पहला पार्ट तो हो गया एच का। तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू किसकी है, एच की, तो इसका मतलब सबसे कम इसके हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस लिखूं तो सबसे कम इसका Na लिखो, ठीक है, Na, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ Na-B, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ Na-C। ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया था कैसे करना है। अगले वाला पार्ट बताओ, वो भी मतलब बता रखा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया। अरे सिंपल सोचो, मेरा क्या था, ठीक है, Na के साथ मेरा कोई ऐसे वो लगा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्हीं के वो है ना, हमने A नेगेटिव, B नेगेटिव और C नेगेटिव लिए, ठीक है। अब मेरा Na और यहाँ से जो आ रहे हैं मेरे A या B या C, इन दोनों में कंपटीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, माना कि पैसिव आयन है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटिव तो हम इन दोनों को देखेंगे, देख सकते हैं। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इससे लड़ेगा, ज्यादा लड़ पाएगा, ज्यादा लड़ पाएगा तो इनडायरेक्टली क्या करेगा, ज्यादा H+ देगा। अगर ज्यादा H+ देगा तो क्या होगा, उसकी पीएच कम होगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर H+ कौन देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पीएच का, CBA, क्योंकि जितने ज्यादा H+ आयंस उतनी ही पीएच कम। तो मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली तुम्हें बस ये देखना है, स्ट्रॉन्गर द एसिड, लिख लो जो लिखना चाहते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड। एक्सप्लेन दोबारा कर तू देखो। अब एक बात बताओ, मेरे जो हम मान लो जैसे हम यूज करते हैं, मान लो हमने ये वाला यूज किया, ठीक है, एक ये यूज किया, ठीक है, और कौन सा होता है NaCN यूज कर लिया, ठीक है, दोनों वीक है, ठीक है, दोनों वीक है। अब एक बात बताओ, जब पानी में गए इन दोनों का दंगल होगा, ठीक है, इनका दंगल हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये दोनों अगर मैं कंपेयर करता हूँ, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जब इन दोनों से आपस में लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जीतेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है इनडायरेक्टली, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज्यादा वो H+ रिलीज करवाएगा धक्के से, तो जितने H+ रिलीज करवाएगा तो हमारी उतनी पीएच क्या होगी, कम होगी, और H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सोचना है, ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जब वो कंसेप्चुअल देते हैं, ठीक है।
अगली चीज लिखो, पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस, पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसकी पीएच कम होगी, जिसका पीके कम था, इनडायरेक्टली ज्यादा था। ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक आयंस में कैसे देखते हैं? एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है? मान लो मैंने इससे स्टार्ट किया, ठीक है, इससे भी नहीं, इससे छोड़ो, मैंने H2CO3 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 1 मोल NaOH डालता हूं इनडायरेक्टली तो क्या देगा मुझे? NaHCO3 यही देगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक और मोल NaOH डाल दूं तो क्या देगा? Na2CO3 यही देंगे, समझ रहे हो? अगर मैं एक मोल बेस डाल देता हूं तो यही होगा आगे। अब होगा क्या, इससे मुझे जो यहां पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? CO3 2 नेगेटिव। इससे मुझे क्या मिल रहा है? HCO3 नेगेटिव। और इससे क्या मिल रहा है? ठीक है, यहां से भी CO3 2 नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर H प्लस वाला तो इसको छोड़ो, ये सोल्ट तो है नहीं, तो एसिड है, ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं करते। तो जब भी मेरा पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड सोल्ट होगा, ठीक है, जहां पर मेरा पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड सोल्ट, पार्शियली न्यूट्रल होगा ये, ठीक है, जहां पर मेरा क्या हो गया, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो H प्लस लेके, ठीक है, वापिस ये बना सकता है, और H प्लस छोड़ के ये भी बना सकता है, मतलब ड्यूअल नेचर होगा उसके पास, ठीक है। जिनके पास वो ड्यूअल नेचर की प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक आयंस। तो एम्फीप्रोटिक आयंस क्या है? कुछ भी नहीं है, वो आयंस जिनके पास प्रॉपर्टी होती है H प्लस ले भी ले और H प्लस दे भी दे, उनको क्या बोल देते हैं? एम्फीप्रोटिक आयंस। अब इनकी पीएच कैसे निकालते हैं? सबसे सिंपल है, इसकी डेरिवेशन में तो हमें जाना ही नहीं, तुम्हारे लिए खुशी वाली बात है, उत्सव वाली बात है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगी वो pK1 होगी, ठीक है, जब पहले H प्लस निकलेगा, इसकी क्या होगी? pK2। तो एम्फीप्रोटिक आयन कहाँ है? ये है। तो इसकी अगर मैं पीएच निकालना चाहूं, ठीक है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? 1/2 pKa1 प्लस pKa2। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी इसकी डेरिवेशन में जाना ही नहीं, बहुत लेंथी डेरिवेशन होती है तो हम वो करेंगे नहीं, दूर दूर तक हमारे सिलेबस में नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का मीन लेना है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी चीज है ही नहीं। एक बात बताओ, इसकी मैं पीएच कैसे निकालूंगा? आप नॉर्मली पिछले रिकैप कर लेते हैं। ये क्या है मेरा? इनडायरेक्टली पॉलीप्रोटिक वाला है, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक में हम क्या पहले वाली डिसोसिएशन से निकालते थे, ठीक है। तो ये मेरा पॉलीप्रोटिक एसिड की तरह इसको एक्ट करेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड जो वीक वाला था, ठीक है, जो वीक वाला हमने था उसके नाम में सीख लिया था कैसे करते हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। इसकी पीएच निकालनी तो कैसे निकलेगी? कैसे? क्या ये? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सोल्ट। यहां से धीरे धीरे रिकैप करते हुए चलो, ठीक है, ताकि हमारी आसानी हो जाए। तो इसके हम पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू pKw प्लस pKa, ठीक है, प्लस log C, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन अगर इसी पर दे दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरे पास H3PO4 है, ठीक है, इसमें अगर मैं NaOH डालता तो मेरा क्या बनेगा? पहले NaH2PO4। अगर मैं एक और मोल NaOH डाल दूं तो क्या बनेगा? Na2HPO4। अगर एक और डाल दूं, ठीक है, मेरा क्या बन जाएगा? Na3PO4। तो अब इस केस में मान लो मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये pKa1, ये है pKa2, ठीक है, और ये है pK3। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर मुझे इसकी पीएच निकालनी है, ठीक है, तो ये क्या है? एम्फीप्रोटिक आयन है, ये दिख रहा है, ये H प्लस लेके ये भी बन सकता है और दे के ये भी बन सकता है। तो इसकी पीएच मैं कैसे निकालूंगा? pKa1 प्लस pKa2/2। ये ना सोच लेना ऊपर मीन लिया था 2 ही थे, तो यहाँ पे सबका मीन ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब है जिसके बीच में आ रहा है वो उसका बस मीन ले लेना। ये मेरा क्या एम्फीप्रोटिक है ये भी, ठीक है। अगर एम्फीप्रोटिक है तो इसका कैसे निकलेगी पीएच? पीएच किसके इक्वल हो जाएगी? pK2 प्लस pK3/2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये तो बताओ, यहाँ पर pK कौन से वाला आएगा? 2 pK है मेरे पास, कौन सा आएगा? तो यहाँ पर pK2 आएगा। तो इनडायरेक्टली हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीप्रोटिक में यही हो जाता है, कुछ भी नहीं करना, बस जो सा डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज हो रहा है वहां लिख देना। हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीप्रोटिक सोल्ट हो गया ना, ये पॉलीप्रोटिक है ना, हमने किया नहीं था, तो हमारा इतना बस समझना था यहाँ पर, बस वहां पर वैल्यू क्या पलट जाएगी? pK2 वाली, क्योंकि यहाँ पर
उससे पहले मेरा pK 2 आए। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग, चलो क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भी तो छोटा सा ही है, कुछ नहीं है। अगर मेरा है NaH2PO2, इसके मुझे मतलब कि एम्फीप्रोटिक है, अगर है तो दोनों लिख के बता दो, मतलब पिछला एसिड भी अगला बेस भी। आंसर है ये एम्फीप्रोटिक है ही नहीं। ठीक है, बनाने जो बैठ गए हैं ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा H2PO2 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना क्या होता है? क्या ये H+ लूज कर सकता है? और नहीं, वो कब लूज करता है? जब ऑक्सीजन के साथ लगाओ, यहाँ पे फास्फोरस के साथ लगा हुआ है, तो आंसर क्या है? एम्फीप्रोटिक ही नहीं है। तो मैं एग्जामिनर ऐसे पागल बना देगा, ये एम्फीप्रोटिक है ही नहीं। ठीक है, बस एक बार देख लिया करो, फास्फोरस वाली सीरीज होती है ना, वहां पर वो पागल बहुत बनाते हैं, तो वहां पर एक बार चेक कर लिया करो। अब अगर मैं तुम्हें वैसे ही जनरलाइज करने के लिए, ताकि तुम्हारी रिवीजन हो जाए, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरे पास Na2CO3 था, ठीक है, ये पहले केस में बन जाएगा, या H2CO3 मान लो, H2CO3, ये क्या बनाएगा मेरा NaHCO3, और ये क्या बनाएगा Na2CO3। ठीक है, अगर मैं एक सॉल्यूशन में ये दोनों को ले रहा हूँ, ये दोनों को, तो मेरा कैसा सॉल्यूशन बनेगा? रिवीजन करवा रहा हूँ, समझना है, वही तो सीखना है। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? क्या है ये? बफर। इसमें क्या है? वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों को डाल दो, यही बफर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना कि समझना है, सीखना है, ये नहीं रट्टा मारना है। दिख रहा है वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस, ये भी एक वीक एसिड यहाँ, और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया उसका, तो समझ लो कि वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस हो गया तो बफर हो गया। अगर मैं एक सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम सीखे, ठीक है, रट्टा वाली चीज ना हो, ताकि अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब मैंने इन दोनों को बनाया, अब मैं चेक करता हूँ, मान लो मैंने इसके 10 मोल लिए, ठीक है, इसके मैंने ले लिए मान लो 5 मोल ले लिए, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? ये 5 बचेगा, ये खत्म, ये क्या बनेगा 10। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया? सॉल्यूशन कैसा बनेगा? क्या बनेगा? वीक बेस, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बन गया? बफर। अगर मैं ये भी 10 ले लेता, अब क्या बन जाएगा? ये खत्म, ये खत्म, ये क्या बन जाएगा? NaCO3, तो ये क्या बन जाएगा? एम्फीप्रोटिक। तो यही खेलना है तुम्हें, खेलना है यहाँ पर कि किससे क्या बनेगा। एग्जामिनर तो कैसे भी बता सकता है, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें देखना है, देख के पता चले कि क्या बन रहा है, रिएक्शंस करवा कर आके। ठीक है, तो इसमें लिखने का कुछ नहीं था, बस समझाना था। अगले एलिमेंट डाल लो, यही क्वेश्चन कर लें। एक क्वेश्चन है वो घर से करना, वो JEE 2005 में आया हुआ है, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें गलती होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना, वो घर से करके लाना है। क्वेश्चन लिख लो, 0.1 मोल ऑफ, इसमें मैं एक चीज समझा दूंगा, हो जाएगा फिर तुमसे। 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, ब्रैकेट में लिख लो Kb की वैल्यू, Kb इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ is mixed with 0.08 mole, 0.08 mole of HCl, and diluted to 1 liter, what will be the H plus concentration, what will be the H plus concentration in the solution, 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 जिसकी Kb की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ is mixed with 0.08 मोल ऑफ HCl and diluted to 1 liter, what will be the H plus concentration
इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस बार एक बार इसको घर से ट्राई करना। हिंट दे देता हूं, वैसे यहाँ पर हमें समझ नहीं आएगा कि इसमें नेग्लेक्शन करनी है नहीं करनी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जब अपना एक सॉल्यूशन बनाया उसको डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर। और तुम्हें अच्छे से पता है जब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डाइल्यूशन की है। तो ये डायरेक्टली उसने बताया नहीं, क्योंकि हम के या उसकी वैल्यू से पता नहीं कर पा रहे थे, वो इतनी बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी। अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, नेग्लेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको नॉर्मली सोल्व करना पड़ेगा। हिंट दे दिया, घर से एक बार ट्राई करना, वरना मैं करा दूंगा अगली क्लास। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम ही आते हैं। उस टाइम पर आ गया था, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। हेडिंग डालो सोल्यूबिलिटी, सबसे सिंपल टॉपिक है ये और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मान लो तुम सारे क्लास में बैठे, तुम्हारे प्रैक्टिकल होने हैं। ठीक है, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल होने, मैंने कहा जाओ जाओ अपने घर सारे जाओ और NaCl की सोल्यूबिलिटी निकाल के आओ। अपने घर से नमक लेना, टाटा नमक, नहीं है तो मार्केट से लेते जाना। ठीक है, और उसके बाद उसको पानी में सोल्यूबल करना और मुझे बताना कि तुम कितना सोल्यूबल कर पाए। तो एक बात बताओ, क्या सबका आंसर सेम आएगा, सेम आएगा? क्यों? तो वो होगा क्या, कोई बंदा मान लो कंजूस है, वो 10 ml में ही नमक घोल के आ गया, सर मैं तो एक चुटकी भर नमक डाल पाया। ठीक है, एक को कहा भाई, वो कह रहा है वो अपनी पानी की टंकी में डाला, उसने कहा मैं तो भाई नमकीन पानी पीऊंगा, तो उसने पानी डाली जा रहा है, नमक डाली जा रहा है, कट्टे खत्म हो गए, लेकिन सोल्यूबिलिटी अभी तक अभी पता नहीं चली उसकी। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि कितने में डिसोल्व करना है तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी का पता नहीं चलेगा कितनी है। ठीक है, किसी के चुटकी भर में सोल्यूबिलिटी आ जाएगी और किसी का भाई ट्रक भर के डालेगा फिर भी नहीं आ रही। तो मतलब क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी किसी फिक्स अमाउंट ऑफ, अगर हमारा पानी है, ठीक है, अब मैंने वो भी तुम्हें बोल दिया फिक्स अमाउंट ऑफ पानी है। ठीक है, अब बताओ सोल्यूबिलिटी सेम आएगी, सेम आएगी? सेम नहीं आएगी। एक बंदा भाई हीटर में बैठ के कर रहा है और एक तुम्हारे रूम में एसी के अंदर बैठ के कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर का फर्क आ जाएगा। कोल्ड में टाइम लगेगा या हॉट में टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन एक्स वाई एंड, उसको छोड़ो, बाकी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। तो मतलब मैं सोल्यूबिलिटी क्या बोल सकता हूँ, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि सबका आंसर सेम आए। हमने क्या बोल दिया कि हमारे गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, और गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट हम जनरली लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर। ठीक है, उसमें मैं मैक्सिमम कितना सोल्ट को डिसोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन होना तो प्रेशर भी चाहिए। लेकिन हमारा जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं ना, तुम्हें अच्छे से पता है सॉलिड्स और लिक्विड का प्रेशर से कोई लेना देना इतना नहीं होता। अगर ये गैस होती, याद करो तुम हेनरीज लॉ पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर पर सबको डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना वो डेप्थ हमारा वेरिएशन नहीं लाता, लेकिन हम फिर भी प्रेशर को भी कांस्टेंट रख के चलते हैं। तो लिख लो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, maximum amount of solute that can be added in a fixed amount of solvent, that can be added in a fixed amount of solvent at fixed temperature and pressure, at fixed temperature and pressure। तो फिर ना पॉइंट्स बना के लिख लेना, फिक्स्ड सोलवेंट कितना होगा, 1 लीटर। ठीक है, लिख लो फिक्स सोलवेंट, एरो डाल के लिख लो 1 लीटर। सोल्यूबिलिटी जनरली हम ग्राम पर लीटर में लेते हैं या मोल पर लीटर में लेते हैं। ठीक है, और हमारे चैप्टर में तो मोल पर लीटर ही चलेगा, तो तुम्हें हमेशा मोल पर लीटर ही लेनी है, लेकिन हमारी ग्राम पर लीटर भी होती है। तो सोल लिख लो, यूनिट्स लिख लो, ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को गोला डाल देना कि हमें यही यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो फिक्स्ड सोलवेंट कितना, 1 लीटर। ठीक है, यूनिट्स बोल लो ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर स्लैश डाल के, लेकिन हम जनरली मोल पर लीटर यूज करेंगे। अगला लिख लो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगला लिख लो प्रेशर डिपेंडेंट, अगला लिख लो प्रेशर डिपेंडेंट पे लिख लो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ये सॉलिड लिक्विड है। नॉट मच इफेक्ट, ऐसे लिख लो नॉट मच इफेक्ट ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड, फिर भी हमने बोल दिया, ठीक है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट मच इफेक्ट ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सोल्युबिलिटी होता है, हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेता है कि होता क्या है। क्राइटेरिया ऑफ सोल्युबिलिटी या फोर्स सोल्युबिलिटी एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे 3 तरह के सोल्ट होते हैं, एक हाईली सोल्यूबल, ठीक है, एक होते हैं स्लाइटली सोल्यूबल, और एक होते हैं
स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, और लास्ट कौन से होते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल। और कोई होता है? नॉट सोल्यूबल वाले, ठीक है। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में नॉट सोल्यूबल का कोई नाम का मतलब ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी सोल्यूबिलिटी 10⁻⁻20 है ना, तो हमें दिख रहा है कि ना के बराबर है, लेकिन उसको भी हम स्पेरिंगली में डालेंगे, तो नॉट सोल्यूबल हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो कुछ ना कुछ तो पक्का वो सोल्यूबल हो ही जाता है। अगर हाईली सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया? हमारी सोल्यूबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा आ रही है, तो हाईली सोल्यूबल में डाल देते हैं, ठीक है। रफ आइडिया है। अगर 0.1 मोलर से कम आ रही है, ठीक है, अगर वो 0.1 मोलर से कम आ रही है, कम में क्या बनेगा? मान लो मेरी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू कम है 0.1 मोलर से, तो वो स्लाइटली सोल्यूबल। और अगर सोल्यूबिलिटी की वैल्यू 0.01 मोलर से भी कम है, तो वो स्पेरिंगली सोल्यूबल में आ जाते हैं। रफ आइडिया, बस थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हम किसको स्पेरिंगली सोल्यूबल बोलेंगे। उसके बाद लिख लो सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर SSS स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुमने लिखना लिख लो, वरना पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर एग्जांपल AgCl से लूंगा, ठीक है, क्योंकि जनरली पेपर में वही बनता है, तो थोड़ा आइडिया AB से भी ले सकता हूँ। मान लो AgCl है, ठीक है, मैंने क्या लिया? पानी लिया, ठीक है। पानी में मैंने AgCl बाहर से डालना स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं पानी में AgCl डालूंगा, जैसे ही डालूंगा पानी उसको झपिया पाएगा, झपिया पाएगा तो क्या करेगा? सोल्यूबल होता जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इतने AgCl आ जाएंगे कि भाई पानी बहुत टेंशन में आ जाएगा कि भाई इतनी झप्पी कहां से पाऊं, टाइम नहीं है मेरे पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब मेरा ये सोल्यूबल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब वो सोल्यूबल होना जैसे ही बिल्कुल एक तरह लगा लो कि बिल्कुल सोल्यूबल हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर अभी मैं डाल पा रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर मैं सैचुरेटेड के बाद भी और डाल पा रहा हूँ टेम्परेचर वगैरह चेंज करके, तो उसको क्या बोल देते हैं? सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो हमें उसके बारे में नहीं देखना, बस इतना समझना है AgCl जब पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो यहां पर क्या होगा? इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली डिसोल्यूशन का जो रेट होगा, ठीक है, जो मेरा डिसोल्यूशन का रेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। पहले मेरा ये ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये कम होने लगेगा और वो बढ़ने लगेगा प्रेसिपिटेशन वाला। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो उसी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? सैचुरेटेड स्टेट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो लिखने वाली बात नहीं है, बस समझनी थी। अब जो बात आती है, हम इसको यूज कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, तुम्हें अच्छे से पता है। अगर मैं स्टार्टिंग में ये सी लेता हूँ, ठीक है, ये ठेंगा ठेंगा होता है, तो ये मेरा, अब यहाँ पर हम नई टर्म यूज कर लेते हैं, एक्स की जगह बस एस यूज कर देते हैं, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। पानी को सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं, कितना सोल्यूबल हो रहा है, तो यहाँ एस के नाम से दे देते, तो ये कितना बनेगा? एस और एस। तो यहाँ पर अगर मैं के लिखना चाहूँ इसका, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, तो मेरा क्या बनेगा? Ag की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, यहाँ Kd लिख देता हूँ, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिवाइड बाय AgCl, ठीक है। और ये मेरा सॉलिड है, तो तुम्हें पता है सॉलिड के लिए मान लेते हैं ना, एक्चुअल में 1 नहीं होती, कांस्टेंट होती है, तो हम क्या करते हैं? Kd को मल्टीप्लाई कर देंगे AgCl की कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि कांस्टेंट है, बदलने वाली है नहीं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। इसको क्या नाम देते हैं? KSP, ठीक है। नाम ही कितना मजेदार लगता है, KSP, वजनदार नाम लगता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर वो कितनी कितनी है? S इंटू एस, तो क्या बन जाएगा? S स्क्वायर। फर्क कुछ नहीं है, तुम X भी ले सकते थे, बस यहाँ जब हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो हम S लिख देते हैं, कोई फर्क कुछ नहीं है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं भाई। और ये तुम्हें पता है ना KSP का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो तो भी हमने बात ही कर ली, ठीक है। लिखना लिख लेना, जो भूल जाते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वैसे एक बात सोच के देखो, मैंने मान लो पूरा इसको AgCl दे दिया जितना वो सोल्यूबल कर पाता था, जब मैं और डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट, कोने में जाके रूस के बैठ जाएगा थोड़ा सा पीस, कहेगा भाई तूने मुझे झप्पी नहीं पाई, वो अपना साइड में बैठ जाएगा कि भाई मेरे साथ तो तूने बातचीत की नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो क्या मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं सॉलिड है ये मेरा, और सॉलिड का आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे समझने वाली बात थी कि अगर मैं इसको निकाल दूंगा, बच्चों के माइंड में आता है ना रिएक्शन किस में जाएगी? फॉरवर्ड
फॉरवर्ड में बैकवर्ड में आने लग जाएगी क्योंकि AgCl मैंने निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों? Ksp कांस्टेंट है, जितना उसने सोल्यूबल करना था वो कर चुका है, उससे ज्यादा उसके पास जगह नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये बस कंसेप्चुअल चीज थी। अगली चीज लिख लो, हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर Ksp, हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर Ksp फॉर डिफरेंट सोल्स। और ये हम वोटर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वोटर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम एक एक करके टाइप पकड़ लेते हैं, सिंपल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं आइनिक में, पता नहीं क्यों देते हैं इतने सिंपल टॉपिक पे, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, क्या बोल रहे हो, ये भी सॉलिड है अगर, ठीक है, तो मेरा टाइप 1 है तो क्या बनाएगा ये, ठीक है, कैसे मान लो, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, एस, और इसकी एस, इसका तो हमें लिखना ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका Ksp क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, सिंपल सा। अगला केस ले लो, अगर मैं Ab2 लेता हूँ, ठीक है, Ab2 सॉलिड, तो ये किस में जाएगा, ये A2 प्लस 2B नेगेटिव, यही होगा, ठीक है। तो मेरा इसका Ksp क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरा S बनेगा, ये मेरा 2S बनेगा, इतना समझ आया ना, ठीक है। मैं वो लिख नहीं रहा, C में से इतना आ गया क्योंकि उसका जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। लिखना चाहता हो लिख लो, ये C है तो ये मेरा क्या बनेगा, ठेंगा ठेंगा, तो ये मेरा C माइनस S बनेगा, ये S और ये 2S, लेकिन हमारे इसका कोई वजूद ही नहीं है तो हम अब इसको लिखेंगे नहीं कुछ भी। तो मेरा Ksp क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 4S क्यूब, ठीक है। अब यही मेरा अगर हो जाए A2B3, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2A, चार्ज क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 3B2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा 2S, यहाँ क्या आएगा 3S, तो Ksp क्या हो जाएगा 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, तो क्या बन जाएगा ये 3 3 9 9 27 27 4 द 108 S की पावर 5, ठीक है। और यही अगर मेरा ऐसा हो जाए, जनरलाइज कर दूं अगर मैं AX/BY सॉलिड, ठीक है, जनरलाइज कर दिया बिल्कुल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ बोलो क्या आएगा, XA/Y पॉजिटिव प्लस YB/X पॉजिटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव सॉरी, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाए, बन जाएगा XS, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरा Ksp क्या बन जाएगा, XS की पावर X, याद तो किसी को नहीं रहता, हम तो नॉर्मली करते हैं, फिर भी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, X की पावर X, Y की पावर Y, तो S की पावर क्या बन जाएगी, X प्लस Y, तो ये मेरा जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। मुझे पता कोई यूज नहीं करेगा, मैंने भी कभी नहीं किया, ठीक है, हम जनरली यूज कर लेते हैं, जो हमें दिया होता है उसके बारे में लिख लेते हैं, बाकी फिर भी लिखना अच्छा रहता है कि हमें जनरलाइज फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जिसको दिक्कत है वो इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकता है, लेकिन 9th-10th की चीजें हैं, कौन ऐसे करेगा इतना वेली चीज। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कर देना बस। अब तो क्वेश्चन की बारी है बस, उसके बाद बस हमें ये देखना है कॉमन आयन से क्या इफेक्ट पड़ेगा और साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस हो जाएगा अभी तो खत्म। क्वेश्चन लिख लो एक मेरा है, पहले नोट कर लिया सबने, सबने ऑनलाइन वालों ने, जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज ना आई, मैं नहीं सुनया, ठीक, कर लिया ना नोट, चलो क्वेश्चन लिखो, काम चला गया। क्वेश्चन ये रहा, अगर मेरा है Li3Na3 AlF6 का स्क्वायर, इसकी सोलिबिलिटी बता दो, Ksp की वैल्यू बता दो, सोलिबिलिटी छोड़ो Ksp, ये बताओ इनकी डिसाइड करने में हेल्प कौन करेगा हमारी, इनकी डिसाइड करने में, इसकी डिसाइड कौन करवाएगा हमारा, इसकी, ये दोनों, क्योंकि इनकी तो फिक्स रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी तो फिक्स होती है, +1 होती है, तो उनके हेल्प से हम उनकी निकाल सकते हैं, कर दो, हो गया। इसके पता है ना एक Li कितनी होती है प्लस Na क्या होती है प्लस, तो टोटल कितना हो गया 6 प्लस, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 6, तो एक पे कितना आएगा 3, हो गया। तुम्हें सोलिबिलिटी वाला पार्ट मुश्किल लगता है, नहीं ना, पीएच वाला मुश्किल लगता होगा,
पता नहीं इसमें से क्यों क्वेश्चन देते हैं, लेटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा 3Li प्लस, ठीक है, प्लस 3Na प्लस। अब टोटल 6 चार्ज हो गया, तो इस पे -6 होना चाहिए दोनों पे, तो मेरा क्या बन जाएगा 2Al(F6) कितना बनेगा 3 तो ये कितना बनेगा 3s, ये कितना 3s और ये कितना 2s। तो मेरा KSP क्या हो जाएगा 3s का क्यूब, फिर 3s का क्यूब, फिर 2s का स्क्वायर, और फिर बोलेंगे हम सब जय माता दी। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया 2916 s की पावर। आइए यहाँ अप्रोक्सीमेशन कौन सी ले रहे हो, हो गया। अब बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, क्रायोलाइट, भाई वाह पराग, नाम बता रहे हो, छा गए तुसी। सॉल्युबिलिटी इन क्वेश्चन लिखो KSP ऑफ MgOH ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KSP ऑफ MAG मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻14, 3.2 इंटू 10⁻⁻14। इट्स सोल्युबिलिटी इन वाटर विल बी, ध्यान देना अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो हम वाटर में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कोई नाम नहीं ले रहा। सबका दाता कौन है यहाँ पर, पानी, पानी रे पानी, ठीक है, वही वाला। जो कर लेते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं करना। डाटा बता दो एक बार क्या था, MgOH ट्वाइस का कितना गिवन है, KSP कितना गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻14। तो बस इसको तोड़ दो फोड़ दो बस, तो ये क्या बनेगा Mg2 प्लस 2OH माइनस, तो ये कितना बनेगा S, ये बनेगा 2S। तो KSP कितना हो जाएगा मेरा S इंटू 2S का स्क्वायर, तो कितना बन गया है मेरा 4S क्यूब। ठीक है, वो किसके इक्वल है मेरा 3.2 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो S क्यूब कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो S क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁻15। तो S क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻15, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। देखा, मुझे भी आती है मैथ्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने कर पाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ, पहले नोट कर लो जिसने करना है, रुको मैं रुक जाता हूँ यार, मैं सोचता हूँ आज मैं पेशेंस रखूंगा और मैं फिर जल्दी हो जाता हूँ। कर लो पहले नोट, ठीक है, कल से तो पक्का, कल से रेजोल्यूशन मेरा यही होगा। क्या क्या खत्म हो गया, नया साल खत्म, तो आगे नहीं बढ़ना क्या, अभी तो चैप्टर है, इंडिकेटर ही तो समझ नहीं आता, वहां पे पेशेंस चाहिए, तो तुम सही रहते ऐसे भी, वहां पर मैं स्लो कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, याद दिला देना मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। नोट कर लिया सबने, बोलो हाँ या ना, कर लिया नोट, कर लिया सबने, बता दो प्लीज बता दो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ Hg2Cl2, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ Hg2Cl2 in water if its KSP is equal to 10.8 into 10⁻⁻23, 10.8 into 10⁻⁻23 ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ही गलती होगी, मेरा क्या है HgCl2 जो है, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है, तो कई बच्चों ने इसका लिख दिया होगा Hg2 ये, और जिसने लिख दिया उन्हीं का ही काम हो गया। ठीक है, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये हमारा होता है Hg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, कभी भी Hg ऐसे रहता ही नहीं है, वो अकेला नहीं रह पाता, ठीक है, वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है, तो वो Hg2 प्लस की फॉर्म में रहता है, तो ये कितना बनेगा S, ये बनेगा 2S।
ठीक है, यहाँ पर फर्क क्या आ रहा था तुम्हारा 2s और 2s बन रहा था, तो आंसर गलत हो जाना था, तो अब वो तो हो जाएगा। यही चीज सिखानी थी, ये रिएक्शन ध्यान रखना, समझ गए? सोल्व नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन मेरे लिए बहुत है आज के लिए, ठीक, बाकी आसान है, कुछ भी नहीं है, सीधा वो बनेगा, रूट अपने आप आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट बन रहा होगा। करूं क्या, कर लोगे? हाँ, क्यूब रूट 108 कर लोगे ना, या करके दिखाऊं? बस वैल्यू तो पुट करनी है। अब क्या टाइम है अभी, हो गया क्या? चलो एक चीज बचेगी बस, चलो 5 मिनट जल्दी छोड़ देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के उसमें, ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लो बेटा, आंसर है 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁻⁸, तो तुम्हारा ये गिफ्ट है, 5 मिनट जल्दी जाओ, ठीक है, न्यू ईयर का।